नमस्कार साथियों, द टेक्निकल चैनल टेक वोल्टा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर भाग 3 की। पहले की तरह इसके अंदर भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो पहले आपके सामने कभी नहीं आए होंगे और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपके सामने आते रहे हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, लाइनमैन और आने वाली परीक्षा यूपी लाइनमैन के अंदर भी इन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आइए देखते हैं डीसी मोटर से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है। डीसी मोटर को किस भाग के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है? तो इसको डीसी मोटर है उसको किस भाग की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है? तो इसके अंदर कम्यूटेटर होता है जिसकी वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मोटर की रेटिंग किस में मापी जाती है? किसके अंदर होती है रेटिंग? मोटर की रेटिंग क्या होती है? तो मोटर की रेटिंग होती है HP के अंदर, और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। और यदि मीट्रिक प्रणाली की बात की जाए तो 1 HP बराबर होता है 735.6 वाट। यदि मीट्रिक प्रणाली की बात की जाए तो 735.6 और ब्रिटिश की बात की जाए 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परिवहनों में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी है? जो परिवहनों में मोटर इस्तेमाल की जाती है वह मोटर है डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि परिवहन है पहले से ही जो मोटर इसमें इस्तेमाल की जाती है परिवहन के कारण पहले से ही लोडेड होती है, जिसकी वजह से और ये जो मोटर है ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाती, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सीरीज मोटर को पहले से ही लोडेड होना अति आवश्यक होता है, इसीलिए परिवहनों के अंदर सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या फ्रिक्वेंसी से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, फ्रिक्वेंसी के माध्यम से डीसी सीरीज मोटर को की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में कितनी बैक EMF होती है? तो स्टार्टिंग के समय मोटर के अंदर कोई भी बैक EMF नहीं होती, तो इसका मतलब है 0 बैक EMF होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डीसी मोटर को सदैव स्टार्टर की सहायता से ही क्यों चलाया जाता है? ये इसको इसलिए चलाया जाता है कि आर्मेचर होता है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, और यदि प्रतिरोध कम है तो वह जो आर्मेचर है अधिक करंट लेता है। अधिक करंट लेगा तो आर्मेचर के जलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस आर्मेचर का जो प्रतिरोध जो होता है वह होता है 1 ओम। इसीलिए इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ने के लिए स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्टर के जो रियोस्टेट होता है वह आर्मेचर के सीधा सीरीज में जुड़ता है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी सीरीज मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, और कंपाउंड मोटरों में 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। कंपाउंड में 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और सीरीज मोटर के अंदर 2 पॉइंट स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मशीन टूल ड्राइव के लिए कौन सी मोटर उपयोग की जाती है? और जैसे मशीन टूल ड्राइव है उसके अंदर शंट मोटर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि शंट मोटर है उसकी कांस्टेंट स्पीड होती है। और यदि टूल की जो मशीनें होती है उसके अंदर कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट स्पीड के लिए शंट मोटर अत्यधिक उपयोगी होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? जो डीसी मोटर होती है उसका स्टार्टिंग जो प्रतिरोध होता है वह होता है 1 से 10 ओम। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए आर्मेचर के खालिस्तान में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर के किस में प्रतिरोध जोड़ा जाता है? जहाँ पे प्रतिरोध बढ़ाने की बात की जाए तो सीरीज में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर सीरीज ही होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। अंकित शक्ति क्या होती है? तो अंकित शक्ति ये नहीं है कि मतलब हम स्टार्टिंग के अंदर मोटर को कितनी वोल्टेज कितना करंट देते हैं, ये इसकी शक्ति नहीं होगी। और ना ही शक्ति इसके अंदर मान लो कितनी आउटपुट में देने लग रहा है, ये भी नहीं होगी। तो इसकी जो शक्ति होगी नेम प्लेट के अंदर वही शक्ति दर्शाई जाती है जो कि सॉकेट के ऊपर उपलब्ध होती है, उसी शक्ति को नेम प्लेट के ऊपर दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य है। जो कॉइल इस्तेमाल की जाती है डीसी मोटर तथा जनरेटर में, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य होता है यांत्रिक संतुलन स्थापित करना। आर्मेचर के अंदर यांत्रिक संतुलन स्थापित करना मुख्य उद्देश्य होता है डमी कॉइल लगाने का। अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन प्रतिरोध किस में मापा जाता है? यह मेगा ओम में मापा जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध ओम में नहीं मापा जाता, किलो ओम में नहीं, लेकिन मेगा ओम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, मैगर की गति कितनी होती है? और जो मैगर की जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापते हैं तो उस वक्त मैगर की जो स्पीड जो होती है वह होती है 160 आरपीएम। और मैगर किसको, जैसे मैंने पहले अभी बताया है कि मैगर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग सीरीज मोटर में किया जाता है। सीरीज पैरेलल नियंत्रण विधि जो इस्तेमाल की जाती है वह सीरीज मोटर में की जाती है। स्टार्टिंग के समय सीरीज में कॉइल जोड़ी जाती है और उसके बाद में पैरेलल में कॉइल जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर जब मोटर झटके से चालू होती है, क्यों? जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तब मोटर झटके से चालू होती है, क्या स्थिति, किस कारण से ऐसा होता है? तो स्टार्टर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसके अंदर गड्ढे बन जाते हैं जिसकी वजह से मोटर है वो झटके मार करके चलती है। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर की गति किस पर निर्भर करती है? जो डीसी मोटर है उसकी गति किस पर डिपेंड करेगी? जो डीसी मोटर है उसकी गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स के विलानुपाती। जैसे फ्लक्स बढ़ेगा स्पीड कम होगी और बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, इसी जो पीछे ये जो निर्भर वाली बात थी गति किस पे डिपेंड करती है, तो ये यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो यह स्पीड बैक ईएमएफ पर कंट्रोल डिपेंड करती है और एक फ्लक्स पे। फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, ईएमएफ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। ईएमएफ के समानुपाती और फ्लक्स के विलोमानुपाती। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में इंड्यूस ईएमएफ कैसा होता है? तो इसके अंदर जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर जो ईएमएफ जो बनता है वह कैसा होता है? वह होता है साइनसोइडल। अगला क्वेश्चन, किसी मोटर की यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब कब उस वक्त यांत्रिक शक्ति सबसे ज़्यादा होती है जब बैक ईएमएफ वोल्टेज से आधा हो जाती है। आधी वोल्टेज और बैक ईएमएफ जब हो जाए तब इसकी जो पावर होती है यांत्रिक पावर वह मैक्सिमम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किस मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है? गति निम्न होती है तथा टॉर्क जो होता है वह ज़्यादा होता है, उच्च होता है, तो वह किस में होता है? डीसी सीरीज मोटर में। आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन कौन सा है। लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में पैरेलल रास्तों की संख्या होती है। कितनी रास्तों की संख्या कितनी होती है लैप वाइंडिंग में? लैप वाइंडिंग में रास्तों की संख्या उतनी होती है जितने पोल होते हैं, लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं है। वेव वाइंडिंग में सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेव वाइंडिंग डीसी मोटर में रास्तों की संख्या कितनी होती है? जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके अंदर 2 ही रास्तों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? इंटरपोल इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? जो इंटरपोल होते हैं ये मेन पोल के ऊपर लगते हैं और यह मोटी तार के बने होते हैं, मोटी तार के इंसुलेटेड होते हैं और आर्मेचर के सीरीज में लगते हैं। ये उद्देश्य क्या होता है? यह कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन,
अधिक वोल्टेज कम करंट वाले मशीनों में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? अधिक वोल्टेज, ध्यान रहे, अधिक वोल्टेज कम करंट वाली मशीनों में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, कौन सी वाइंडिंग होती है उसके अंदर? उसके अंदर होती है वेव वाइंडिंग। जहाँ पे वोल्टेज अधिक बात की जाए, वोल्टेज अधिक, तो इसका मतलब वेव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर लेप की बात की जाए, जैसे लेप है, लेप में क्या होगा? वोल्टेज कम करंट अधिक, वेव में वोल्टेज अधिक करंट कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? OLR ओवरलोड रिले तथा NVC नो वोल्ट कॉइल किस प्रभाव पर कार्य करती है? यह जो OLR है यह तापीय तथा चुंबकीय प्रभाव पर, और NVC जो कॉइल है, नो वोल्ट कॉइल है, वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ओवरलोड रिले है वो पतली तार की बनी होती है, और नो वोल्ट कॉइल है वह मोटे तार की बनी होती है। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। और जैसे आपने इस वीडियो का बेनिफिट लिया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरे बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेवारी के साथ ऐसा काम करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि भविष्य में अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।